Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग जिरंड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जिरंड इज अ वर्बल नाउन. V1 plus ing is called जिरंड एंड जिरंड वर्बल नाउन है, इसलिए जिरंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जिरंड कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जिरंड can be used as a complement, and gerund can be used as the object of the preposition. कि वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है. जैसे एब्सटेन फ्रॉम वाइन अगर लिखा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाइन नाउन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब को जिरंड बनाना होगा. तो एब्सटेन फ्रॉम वाइन तो ठीक है, लेकिन एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग हो जाएगा. अगर हम लिखते हैं सॉरी फॉर द डिले, तो फॉर प्रीपोजिशन है और डिले नाउन है, तो नाउन को ऑब्जेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है. तो सॉरी फॉर द डिले ठीक है, लेकिन सॉरी फॉर कमिंग लेट, क्योंकि आपको कम रखना है वर्ब, तो वर्ब को आपको जिरंड बनाना होगा. तो सॉरी फॉर कमिंग लेट. अब हम लोग जिरंड के कुछ और यूजेस देखते हैं. जैसे नाउन अगर पजेसिव केस में हो, तो नाउन अगर पजेसिव केस में होगा तो क्या होगा, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा. आप लिखते हैं राम्स पेन, सीताज पेंसिल, तो एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है. या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, इसको हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, यह बात ध्यान में रखने की है. होता भी इसलिए है कि जब नाउन एपोस्ट्रॉफी एस में होता है तो फिर उसके बाद आप क्या रखते हैं, कोई नाउन रखते हैं, राम्स पेन, सीताज बुक, या प्रोनाउन अपने पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में अगर है तो आप क्या लिखते हैं, माई स्कूल, आवर कॉलेज, योर बुक, हर फ्रॉक, हिज कार. तो आप नाउन रखते हैं. तो अगर वर्ब आने लगेगा तो फिर क्या करना होगा, उस वर्ब को नाउन बनाना होगा, और वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है जिरंड. एग्जाम्पल देखिए आप, वी शुड नॉट माइंड हिम कमिंग लेट. तो कमिंग आपका जिरंड है, तो जिरंड के बाद आपने रख दिया प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में, जो गलत हो गया. आपका प्रोनाउन होना चाहिए था पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में, तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, इसलिए आपको लिखना चाहिए था हिज कमिंग लेट. एक एग्जांपल आप और देखिए, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर. अब यूजिंग क्या है, जिरंड है, तो जिरंड के बाद आपने मी लिखा, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, आपको चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, इसलिए डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर. आप एक एग्जाम्पल और भी देखिए कि दे एप्रिशिएटेड लता सिंगिंग. अब सिंग का सिंगिंग तो जिरंड है, लेकिन उसके पहले एक नाउन आ रहा है, तो इस नाउन को क्या होगा, अपने पजेसिव फॉर्म में रहना होगा. तो हम लोग लता सिंगिंग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लताज सिंगिंग.
अब एक आप दूसरा रूल देखें, ये रूल आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा रूल देखें, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, और वर्ब टू बी प्लस यूज टू। ऐसे तो आप जानते हैं कि यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो उसके बाद V1 लगता है। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, कि वह पहले क्रिकेट खेला करता था, इससे किसी पुरानी आदत का बोध होता है। लेकिन अगर टू बी के बाद यूज टू लगा दें आप, टू बी वर्ब का अर्थ क्या होता है? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, इसे वर्ब टू बी कहते हैं। इसके बाद अगर यूज टू हो जाए तो इसके बाद जिरंड का प्रयोग होता है। अब टू है, सभी में देख रहे हैं आपकी टू लगा हुआ है, तो हमने इंफिनिटिव का रूल पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा V1 आता है। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं जहां टू के बाद V1 नहीं आता है बल्कि वर्ब का ING फॉर्म या जिरंड आता है। इन सारे शब्दों का अर्थ होता है आदि होना, अभ्यस्त होना। ऑल दीज वर्ड्स मीन आदि होना, अभ्यस्त होना। अब एक उदाहरण देखिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। ऐसे तो हम लोग को लगता है कि टू के बाद V1 आना चाहिए, इसलिए स्मोक ठीक है, लेकिन उसे सिगरेट पीने की आदत है। तो एडिक्टेड टू प्लस हमें जिरंड चाहिए, तो हम एडिक्टेड टू स्मोक नहीं लिख सकते हैं, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज हैबिचुएटेड टू वॉक इन द मॉर्निंग हम नहीं लिखेंगे, ही इज हैबिचुएटेड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ही इज accustomed टू स्लीप अर्ली एट नाइट हम नहीं लिखेंगे, ही इज accustomed टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट। अब एक और उदाहरण आप देखें, ही इज यूज टू। अब यूज टू है, अगर ये रहता ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो मतलब वह पहले सुबह में टहला करता था, अब नहीं टहलता है। लेकिन जब इस के बाद यूज टू का प्रयोग हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त होना, अभ्यस्त होना या आदि होना। उसे सुबह में टहलने की आदत है, सुबह में टहलने का आदि है या अभ्यस्त है। तो इस के बाद यूज टू है और उसके बाद V1 नहीं आएगा बल्कि जिरंड फॉर्म आएगा, इसलिए हम वॉक नहीं लिखेंगे बल्कि वॉकिंग लिखेंगे। ही इज यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? दो स्थिति आप और देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करना। तो उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करना, तो अब टू लगा हुआ है तो लगना चाहिए था V1, लेकिन लगेगा जिरंड। ये ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण आप देखिए, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द प्रिंसिपल, कि स्टूडेंट लोग प्रिंसिपल से मिलने के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वैसे हमें ठीक लगता है कि टू के बाद V1 सामान्य नियम के अनुसार इंफिनिटिव, लेकिन ये स्पेशल केस है जहां पर टू के बाद भी जिरंड लगता है, इसलिए मीट लिखना हमारा गलत हो जाएगा। हमें लिखना चाहिए था मीटिंग द प्रिंसिपल। वैसे ही एक दूसरा फ्रेज है विथ ए व्यू टू, जिसका अर्थ होता है के उद्देश्य से, प्लस जिरंड। उदाहरण आप देखिए, वी वेंट देयर विथ ए व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीज्योर। पूरी विधि का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से हम लोग वहां गए। तो विथ ए व्यू टू प्लस जिरंड, तो सर्वे लिखना हमारा गलती हो जाएगा, इसमें हमें एक ING देना होगा, विथ ए व्यू टू सर्वेइंग द इंटायर प्रोसीज्योर।
इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, अब कोई फायदा नहीं है, प्लस जिरंड। अब पछताने से फायदा क्या है? इट इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने से फायदा क्या है? देयर इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो आप देखें, इट इज नो यूज टू क्राई आप नहीं लिख सकते हैं ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कि गिरे हुए दूध पर चिल्लाने या शोक मनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज क्राइंग लिखना हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखिए, इट इज नो गुड टू हेल्प द टेररिस्ट, टेररिस्टों को मदद करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो नो गुड है, तो टू हेल्प अगर आप लिखते हैं तो गलती हो जाएगा। आपको जिरंड चाहिए, इसलिए आपको लिखना चाहिए था इट इज नो गुड हेल्पिंग द टेररिस्ट्स। एक अगला स्थिति आप देखिए, कैनॉट या कुड नॉट हेल्प प्लस जिरंड। इसका अर्थ होता है रोक नहीं पाना। जैसे आप लिखना है आपको, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं सोए बिना नहीं रह सकता हूं। इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? कैनॉट, कुड नॉट, हेल्प प्लस जिरंड के द्वारा। जैसे आई कैनॉट हेल्प टू लाफ एट हिज जोक्स, उसके जोक्स पर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। तो कैनॉट हेल्प है तो टू लाफ लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आई कैनॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। आई कैनॉट हेल्प, क्राई नहीं होगा, आई कैनॉट हेल्प क्राइंग, मैं रोए बिना नहीं रह सकता। कैनॉट, कुड नॉट, बियर और स्टैंड प्लस जिरंड। इसका अर्थ होता है बर्दाश्त न करना, सहन न करना। द चिल्ड्रेन कैनॉट बियर टू लिव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता से दूर रहना सहन नहीं कर सकते हैं या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आई कैनॉट स्टैंड टू गेट इंसल्टेड, मैं अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं अपमानित होना सहन नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आपको बनाना है तो कैनॉट, कुड नॉट के बाद आप बियर लिखेंगे या स्टैंड लिखेंगे और उसके बाद आप जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन कैनॉट बियर टू लिव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रेन कैनॉट बियर लिविंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आई कैनॉट स्टैंड टू गेट इंसल्टेड, तो आई कैनॉट स्टैंड टू गेट लिखना गलत है। आई कैनॉट स्टैंड गेटिंग इंसल्टेड। वर्थ प्लस जिरंड। वर्थ माने के लायक। दार्जिलिंग एक जाने लायक जगह है, यह पढ़ने लायक किताब है, यह देखने लायक सिनेमा है। इस तरह का वाक्य अगर आपको बनाना होता है तो आप बनाते हैं वर्थ प्लस जिरंड। जैसे द रामायण इज वर्थ रीड अगर लिखते हैं हम तो गलत हो जाता है मेरा, तो रीडिंग लिखना मेरा ठीक है। द रामायण इज वर्थ रीडिंग। इट्स अ प्लेस वर्थ गोइंग। इट्स अ मूवी वर्थ सीइंग। ये देखने योग सिनेमा है, देखने योग फिल्म है। इट्स अ मूवी वर्थ सीइंग। कश्मीर इज अ प्लेस वर्थ गोइंग, यह सुनने लायक गाना है, वर्थ हियरिंग। तो ये सारी स्थितियां आप देख रहे हैं कि विशेष स्थितियां हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में
बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ठीक से समझ लेना और याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ वर्ब्स को आप ध्यान में रखें, कीप, फिनिश, बिजी, इंजॉय, माइंड, एवॉइड प्लस जिरंड। अक्सर अपने वीडियो में मैं क्या कहता हूं अंत में? कीप वॉचिंग। क्यों कहता हूं कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग? क्योंकि कीप के बाद हमें जिरंड चाहिए। फिनिश राइटिंग, फिनिश टू राइट हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फिनिश राइटिंग। आई एम बिजी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जिरंड चाहिए मुझे। आई इंजॉय वॉचिंग द सिनेमा, आई इंजॉय टू वॉच द सिनेमा हम नहीं लिखते हैं, आई इंजॉय वॉचिंग द टीवी सीरियल। आई अवॉइड टू ट्रेवल बाई बस लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आई अवॉइड के बाद आप इंफिनिटिव नहीं लेंगे, आप जिरंड लेंगे। आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाई बस। ही डज नॉट माइंड टू गेट डिस्टर्ब्ड। अब माइंड है तो टू गेट हम नहीं लिखेंगे। ही डज नॉट माइंड गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो इन सारे वर्ब्स को आप ध्यान में रखें, इनके साथ जिरंड का प्रयोग होता है। 4 और वर्ब पर आप ध्यान रखें, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना, प्लस जिरंड। लेकिन एक स्थिति और भी है कि इन चारों वर्ड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तब जिरंड नहीं आएगा, तब इंफिनिटिव आएगा। इसको ध्यान में रखना है इन चारों शब्द को। जैसे देखिए आप, शी कैनॉट अलाउ प्लेइंग हियर। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो जिरंड का प्रयोग करना ठीक है, इसलिए यह सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दे फॉरबेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जिरंड का प्रयोग करना ठीक है। दे फॉरबेड, ये पास्ट टेंस है फॉरबिड का, टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेशन, ये ठीक है। लेकिन इन 4 शब्दों के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तब आप जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं, तब आप ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, हिज मदर अलाउड हिम। अब ये सब्जेक्ट है, हिज मदर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तब हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इसलिए हिज मदर अलाउड हिम टू गो टू द पार्टी लिखना ठीक है। शी फॉरबेड द गर्ल्स। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये गर्ल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो टू गो लिखना ठीक है। शी फॉरबेड द गर्ल्स टू गो आउट एट नाइट। इसलिए इन 4 वर्ब्स को ध्यान में रखें, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जिरंड, और इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटिव। मैंने आपको जिरंड्स के बहुत ही स्पेशल रूल्स बतलाए हैं। ये सारे रूल्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप बहुत ही ध्यान से याद कर लें। समझ तो आप गए ही होंगे, बस इन्हें दिमाग में ठीक से फिक्स कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe.